हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल धीरज सिंह क्लासेस। आज हम जानेंगे सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर आया हूं मैं। टॉप 20 क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू बेस्ड है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जैक मॉडल पर आधारित ये प्रश्न होंगे और कहीं ना कहीं आपके आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज सीडीपी का। पूरा आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और इसको एज अ टेस्ट आप सॉल्व करें और अपना आकलन खुद करें कि आखिर आपका कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सीडीपी के 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है, उनको वन बाय वन जानते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिस्ग्राफिया, जी हाँ, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। अब आपको डिस्ग्राफिया के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये मुख्य रूप से किस समस्या से है। तो सीडीपी में सबसे पहले जो है बालक के विकास पे हम चर्चा करते हैं और अगर हम बात करें कि डिस्ग्राफिया जो है वो मुख्य रूप से समस्या, अब समस्या क्या होगा बालक का? सुनने का समस्या, पढ़ने में समस्या, बोलने में समस्या या लिखने में समस्या, ये चार चीज़ें हैं। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब समझते हैं, जैसे कि बच्चा बचपन में आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आप बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जब बचपन में बनाए होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि ये ग्राफ लिखना पड़ता है, ये ग्राफ लिखना पड़ता है। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि लिखना पड़ता है। अगर इसमें आपको लिखने में अगर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हुआ मतलब ग्राफ गलत हो जाएगा। तो लिखने से समस्या, तो डिस्ग्राफिया का होगा मुख्य आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिखने से समस्या संबंधित है डिस्ग्राफिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने भी सही सही अपना आंसर बताया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है, किससे संबंध है? डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है, ठीक है, एक बीमारी है। इसका संबंध जो है किससे है? हृदय से, तंत्रिका तंत्र से, फेफड़े से या श्वसन से? तो बता दूं आपको कि डिस्प्रेक्सिया जो है वो सर में मस्तिष्क के अंदर चोट लगने पे, सेरेब्रम एक होता है हमारा, और लगातार ऊपरी हिस्से में भी सेरेब्रम जो है पाया जाता है और सर में एक मस्तिष्क में जब चोट लगता है तब जाके हमें डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। यानी कि डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है और इसका जो राइट आंसर है वो कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र से है, जिसका संबंध तंत्रिका तंत्र से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित को समझिएगा, प्रश्न गणित को समझने की आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता होगी। डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया? अब गणित से ही सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेटर। गणित जो है एक कहीं ना कहीं कैलकुलेटर की तरह काम करता है। हम जोड़ घटाव गुणा भागा इसमें अंदर करते हैं। तो गणित के अंदर जब है हम कैलकुलेटर का काम करते हैं और इसमें एक डिस्कैल्कुलिया से ही आप समझ जाइए कि कैलकुलेटर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये गणित को डिस्कैल्कुलिया हम कह सकते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी कि डिस्कैल्कुलिया, गणित को समझने के लिए डिस्कैल्कुलिया का नॉलेज जरूरी है और यहाँ पे कैलकुलिया होगा, ल होगा, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया होता है। अगला प्रश्न। डिस्थीमिया है एक गंभीर तनाव की अवस्था, दूसरा पठन विकार, तीसरा शब्द जम्बलिंग विकार या फोर्थ लेखन विकार? अब यहाँ बात हो रहा है डिस्थीमिया की और डिस्थीमिया में हमेशा जो है इंसान जो है वो तनाव में रहता है, हमेशा तनाव में रहेगा कहीं ना कहीं, और तनाव में रहेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गंभीर तनाव में। आप टेंशन में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, ये काम करना है, कैसे करे, किस तरह करे, हमेशा आपके माइंड में जो है तनाव भरा रहेगा और वो बीमारी है डिस्थीमिया। अगला। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम से संबंध किसका है? डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या एप्रेक्सिया? निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है बात हो रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया डिस्थीमिया जो है वो
तनाव की स्थिति में होता है, ये तनाव में होगा। डिसकैलकुलिया भी बता दिया मैंने आपको कि डिसकैलकुलिया जो है ये गणित से रिलेटेड है, ये भी बता दिया आपको गणित से रिलेटेड है। अब बात करें दो, डिस्मोर्फिया और एप्रेक्सिया। डिस्मोर्फिया, अब इसमें भ्रम कैसे होगा? भ्रम तब होता है, वो इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान वो हमेशा दूसरों को अपने से तुलना करता है। हमेशा क्या करेगा इंसान? दूसरों को अपने से तुलना करेगा, और तुलना करने से क्या होगा कि वो बार बार उसका हाथ दिखेगा, उसका हाथ मेरे जैसा नहीं है, उसका हाथ छोटा तो नहीं है, मेरा हाथ खुद का छोटा तो नहीं है, मतलब एक दूसरे का तुलना करना। इस बीमारी में ये होता है, भ्रम होता है कि मैं उससे अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा हाथ पैर छोटा है, मेरा पाँव छोटा है, मेरा मुंह छोटा है, तो ये बीमारी है इसमें, भ्रम की स्थिति। तो ये इसका राइट आंसर होगा। डिस्मोर्फिया में जो है ये डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अब समझिएगा, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया के लिए मैं बता दूं कि जब बच्चे के अंदर पठन विकार आ जाता है, मतलब कि वो उल्टा समझने लगता है। अब कैसे उल्टा कैसे समझेगा? मान लीजिए आप लिखे 63 और वो उसे समझ लिया 36, वो लिखता है 36। आप लिखे बी, वो लिखेगा डी, मतलब उल्टा समझ लीजिए कि किसी भी चीज को आप लिखे हैं वाज, वो उसे पढ़ लेगा SAW, उल्टा समझेगा, हर चीज को उल्टा समझेगा। बी को डी समझेगा, 36 को 63 समझेगा, वाज को 100 समझेगा। तो जब भी पठन विकार हो, उल्टा समझने लगे बच्चा, तो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया के कारण ये बीमारी होता है। तो ये हमेशा इसका राइट आंसर होगा पठन विकार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? अब यहाँ डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, मैंने चुनकर आपके लिए लाया है सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें आप अंत तक जरूर देखें और सॉल्व अपने वे में जरूर कर लें और चेक करें कि आपका स्तर क्या है। 7 नंबर जो प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का मतलब होता है उसका हाथ पांव काम नहीं करना, वो लिख नहीं पाएगा सही से, उसकी उंगली सही से नहीं काम कर पाएगी, तो वो लिख नहीं पाएगा। ध्यान समझिएगा। तो और लिख नहीं पाएगा, जब शरीर का अंग काम नहीं करेगा तो सही से लिख नहीं पाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं सही से लिख नहीं पाते हैं, बार बार आप बोलते हैं सही से लिखो, पर वो लिख नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ की उंगली काम नहीं कर पा रही है, वो अच्छे से लिख नहीं पाएगा ऐसी स्थिति में। और जब लिख नहीं पाएगा तो ये बीमारी कहलाता है आपका डिसग्राफिया, लिखने का बीमारी। अभी मैंने बताया था आपको, डिसग्राफिया में लिखने की बीमारी होती है। और जब शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होंगे वो लिख नहीं पाएंगे सही से, तो इसके लिए डिसग्राफिया ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 8, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो 100 और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। अब मैंने आपको एक प्रश्न बताया जिसमें मैंने बताया था पठन विकार उल्टा समझ लेना। 63 को 36 समझ ले रहा है बच्चा, वाज को 100 समझ ले रहा, तो ये कौन सा विकार है? ये एक पठन विकार है। और इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा बीमारी के कारण ये होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 डिसलेक्सिया में होता है। बच्चा जो है उल्टा समझ लेता है किसी भी चीज को। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षणों में से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है भाई? निदानात्मक की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, निदानात्मक परीक्षण के बाद जो है हमेशा उपचारात्मक शिक्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि निदानात्मक के बाद हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं बच्चे का। निदान जो भी है उसका प्रॉब्लम है, उसके समाधान के लिए उसके उपचार शिक्षण करते हैं और उसके कमजोरी त्रुटि को हम ढूंढते हैं कहीं ना क्या, कि उसके अंदर क्या कमजोरी है और उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। क्या होगा आंसर? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उसके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। अब राइट आंसर इसका क्या होगा? कठिनाई के क्षेत्र में
जी हाँ, कठिनाई के क्षेत्र एवं उसके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां है कहीं ना कहीं। तो निदानात्मक परीक्षण में हम उसके कठिनाइयों और गलतियों को फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि आखिर बच्चे में क्या गलती हो रहा है, कहाँ उसे कठिनाई आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। अब कमजोर बच्चे हैं, पिछड़े छात्र हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग जो होगा, अभी मैंने बताया कि पहले निदानात्मक आता है, बाद में उपचारात्मक आता है, यही बताया था मैंने। तो उपचारात्मक कब आएगा? जब पहले निदानात्मक करेंगे। तो निदानात्मक मूल्यांकन के बाद इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद ही ये आता है उपचारात्मक, ये बाद में आता है। ध्यान देंगे, ये उपचारात्मक जो है निदानात्मक के बाद में होता है। पहले हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, बच्चे की कठिनाई को फाइंड करते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण यूज करते हैं, उपचार करते हैं। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। अब मंद बुद्धि बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे कि आखिर मंद बुद्धि बच्चों के छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा क्या होगा। अब मंद बुद्धि की बात कर ले हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि गलती जो है बच्चा अधिक करता है, और जब गलती बच्चा करेगा, कहीं ना कहीं कोई भी गलती करता है, हम आप कोई भी गलती करते हैं, तो इसके सुधार तो हमें जरूरी है, सुधार तो करना होगा। और सुधार जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें क्या करना होगा, गलती अधिक करने के बाद जो है क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण से सुधार होता है। गलती जब बच्चा अधिक करता है तब उपचारात्मक शिक्षण से सुधार होता है, लेकिन उसके पहले गलती पता है। यहाँ बोल रहा है मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। उपयोगी परीक्षा क्या है? तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण ही है जो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण? मंद बुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो उपचारात्मक का मतलब है, अब आप बताइए कि गलती किससे नहीं होता है? हर किसी से गलती होता है, हर इंसान से गलती होता है, और गलती होता है तो हम उसे सुधारते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से सुधारते हैं। तो क्या मंद बुद्धि बच्चों से नहीं होगा? होगा, उनसे भी। पिछड़े बच्चों से नहीं होगा? उनसे भी होगा। गलती सभी से होता है। और क्या प्रतिभाशाली बच्चों से नहीं होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, वो भी गलती करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न आई थिंक, और कमेंट में आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? उपचार, निदान, त्रुटि या विचार? अब बताइए इनमें से क्या कहलाता है? कठिनाइयों और कमियों का स्वरूप निर्धारण कहना जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निदान। कठिनाइयों और कमियों का निर्धारण, कठिनाइयों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? निदान करेंगे। अब गलती त्रुटि से तो करेंगे नहीं, उस पर विचार करने से तो कोई फायदा होगा नहीं। और उपचार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निदान। अगला प्रश्न देख लें। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, परीक्षण है ये, ध्यान देंगे, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षणिक निर्देश देना, या उपरोक्त सभी। अब निदानात्मक की बात हो रही है, समझिएगा, और निदानात्मक की बात हो रही है तो इसमें जो राइट आंसर होगा, क्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, इससे होगा निदान। ये है बच्चों का सॉल्यूशन। आपकी जो कमियां है, आपके जो अंदर त्रुटि है, आपको जहां प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उससे अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने से सॉल्यूशन होगा? क्या पिछड़े बालकों की पहचान कर लें सॉल्यूशन सभी के लिए होगा? नहीं।
छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना। जी हाँ, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो ये कहीं ना कहीं हम देखें तो ये तीनों चीजें जो है हमें मिल करके उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो निदानात्मक के लिए अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार तो लाना ही होगा, साथ साथ पिछड़े बालकों की पहचान भी करें और छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षणिक निर्देशन देना, ये सभी कहीं ना कहीं उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देख ले, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। ये प्रश्न देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो एंड तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक के लिए ही हम प्रयास करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाए। एक, निर्देशन देना, दूसरा शिक्षण में, तीसरा औपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो निदानात्मक के बाद मैंने बताया था उपचारात्मक आता है, तो इसका राइट आंसर सीधा यहीं से आप बता सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये 15 प्रश्न अभी मैं लेकर आया था और ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं VVI प्रश्न थे। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको पारा टीचर से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो यहाँ पे मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।